इंडिया के पहले वजीर आज़म पंडित नेहरू ही क्यों बने? पंडित नेहरू पे एतराज़ ये होते हैं कि एक तो वो लॉर्ड माउंटबेटन के दोस्त थे, अंग्रेज़ों के बहुत ज़्यादा करीब थे। दूसरा एतराज़ ये है कि उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को आगे नहीं आने दिया। ये जो बातें होती हैं कि नेहरू ने कहा कि अगर वल्लभ भाई पटेल बनेंगे वजीर आज़म या कांग्रेस के सदर तो वो कोई सेकंड पोजीशन नहीं लेंगे। हाँ, ये भी तो सही है। सेल्फिश नहीं थे। जवाहरलाल जी के घर वाले ये समझते थे कि गांधी जी ने उनके बेटे को हाईजैक कर लिया। आपस में गांधी जी और पंडित नेहरू इख्तलाफ थे। इख्तलाफ थे। इन वे कहा कि आपने तो जो हमारा मिशन था उसकी लुटिया ही डुबो दी। पंडित नेहरू का बचपन कैसा था? आनंद भवन के बारे में ये कहा जाता था कि वहाँ आसेब है, वहाँ बच्चे बचते नहीं हैं। पंडित नेहरू जी सरवाइव कर गए, ये बहुत बड़ी बात थी। वैसे पंडित नेहरू पे ये इल्ज़ाम क्यों लगता है कि वो वुमेनाइजर थी? बहुत से इश्क उनके हुए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मशहूर इश्क है वो तो एडविना माउंटबेटन से ही है। जब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते थे हिंदुस्तान की कंडीशन से, एक स्टेज पे उन्होंने लिखा, उसको मेरा जी चाहता है कि मैं एडविना के पास चला जाऊं, बाकी ज़िंदगी में एडविना के साथ गुजारूं। एडवीना का और जो पंडित नेहरू का इश्क था उसके ऊपर जो उनकी बेटी है इंदिरा गांधी, वो क्या कहती थी? इंदिरा को दो खातून से सख्त चिढ़ थी। कौन कौन? एक तो विजय लक्ष्मी पंडित और एक एडविना माउंटबेटन। इंडिया के पहले वजीर आज़म जवाहरलाल पंडित नेहरू क्या आज इंडिया को दरपेश मसाइल के इकलौते जिम्मेदार हैं? इंडियन सियासतदान पंडित नेहरू पर जो आज तनकीद करते हैं, क्या वो जायज़ है? पंडित नेहरू और एडवीना माउंटबेटन, इनका आपस में क्या कोई लव अफेयर था? और क्या पंडित नेहरू एक अच्छे लीडर के साथ साथ एक कामयाब वजीर आज़म थे? ये सब जानिए आज के इस पॉडकास्ट में। सुनो पॉडकास्ट के 90% व्यूअर्स वो हैं जिन्होंने अब तक सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपके ख्याल में मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें। ज़िशानवी, इस टाइम पे इंडियन मीडिया, यूट्यूबर और सियासतदान जो हैं वो पंडित नेहरू को इंडिया में होने वाले हर मसले का ज़िम्मेदार कहते हैं। असल में ऐसा है? जो उन पे तनकीद की जाती है वो जायज़ है? बट साहब, बड़ा अच्छा सवाल है। हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि पंडित नेहरू जी पे बहुत ज़्यादा तनकीद होती है। ये सिर्फ इंडिया में नहीं होती। अच्छा, ये तनकीद हम देखते हैं कि चाइना में माओ ज़ेतुंग पे भी होती है, चुन लाई पे भी होती है। ये हम देखते हैं कि रूस में लेनिन पे भी होती रही है। हालांकि सब लोग बहुत बड़े लोग थे, इसमें कोई शक नहीं है। प्रॉब्लम ये है, हम अपनी महरूमियों का या अपनी गलतियों का, अनाड़ीपन का जो इल्ज़ाम है वो माजी में उन लोगों पे थोपते हैं जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया होता है। बहुत सी गलतियाँ हुई, जवाहरलाल पंडित नेहरू जी से भी हुई गलतियाँ, कॉमरेड लेनिन से भी हुई, माओ ज़ेतुंग से भी हुई। वो अगर हम कभी उनके ऊपर बात करेंगे, उन गलतियों पर तो डेफिनेटली करेंगे। लेकिन आज की दुनिया में जब हम सुनते हैं बैठ के कि उनकी एग्रीकल्चर पॉलिसी गलत थी, उनकी फॉरेन पॉलिसी गलत थी, वो ऑटोक्रेट थे, उन्होंने अपनी बेटी को सामने ले आए और वो उन्होंने हिंदू जो एक तशख़्ख़ुस था उसको फलने फूलने का मौका नहीं दिया। ये इंतहाई, आई एम वेरी सॉरी टू से, मैं सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, भोंडे इल्ज़ामात हैं पंडित नेहरू पे। देखिए, जवाहरलाल पंडित नेहरू एक बहुत ही रोशन ख्याल, बहुत लिबरल, सेकुलर और ज़हीन आदमी थे। इस पे कोई शक ही नहीं है कि उनका जो विज़न था, जो उन्होंने तारीख़ के बारे में, फ़िलॉसफी के बारे में, लिटरेचर के बारे में, आर्ट के बारे में, उन जैसा कांग्रेस में कोई था ही नहीं। तो ये जो इल्ज़ामात हैं ये तो सरासर गलत हैं जो लगाए जाते हैं। और आज की दुनिया में बैठ के आप ये कहें जी कि चाइना ने हमला कर दिया था 1962 में और चाइना ने 1385 बंदे मार दिए थे हिंदुस्तान के, हमने उनके 600 बंदे मारे थे बड़ी मुश्किल से, कैलकुलेट नहीं कर सके पंडित नेहरू के चाइना हमला कर सकता है। दिस इज नॉनसेंस। पंडित नेहरू बिल्कुल ठीक सोच रहे थे। ये कहना बिल्कुल गलत है कि चाइना को उन्होंने कैलकुलेट नहीं किया। वो क्या कैलकुलेट करते? आप उस ज़माने के जितने जनरल हैं, जनरल फौज के जनरल हिंदुस्तान के, उनके बयानात तो देखें उठा के। वो तो हर एक कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में चाइना इंडिया पे हमला नहीं कर सकता। हाँ, ऐसी है। फिर आप ये देखिए कि 2 साल पहले तक उनकी आपस में मुक्कों टक्करों से लड़ाई होती रही है चाइनीज़ के इंडियंस के साथ। तो अब क्यों नहीं आपने कैलकुलेट कर लिया कि चाइनीज़ आपको पोस्ट नहीं बनाने देंगे वहाँ, और आपको पोस्ट बनाने के लिए उनके साथ हाथापाई करनी पड़ेगी। अब तो बहुत मॉडर्न तरीके हैं ना आपके पास। अब भी लड़ाई हुई है वहाँ पे, घोंसों के साथ लड़ाई हुई है, पूरे सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई हैं वीडियोस। यानी हम 1962 में इल्ज़ाम दे रहे हैं जवाहरलाल नेहरू जी को, जो कि एक ह्यूमेन अप्रोच है। वो अनवांटेड, मिसप्लेस्ड एग्रेशन था चाइना का जो इंडिया के ख़िलाफ़ उसने इस्तेमाल किया।
अच्छा, लेकिन कुछ ना कुछ तो गलतियां होंगी उनकी लाइफ में, वो भी हम डिस्कस करेंगे, उनकी ज़िंदगी को भी समझेंगे और उनकी जो अचीवमेंट है उस पर भी बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं, पंडित नेहरू का बचपन कैसा था? पंडित नेहरू बहुत ही प्रोमिस्कुअस चाइल्ड थे। आनंद भवन जब लोग गए, ये आनंद भवन के बारे में ये कहा जाता था कि वहाँ आसेब है, वहाँ बच्चे बचते नहीं हैं। अच्छा। और इनके कुछ पहले फौत भी हो गए थे जो बच्चे सिबलिंग्स थे। पंडित नेहरू जी सरवाइव कर गए, ये बहुत बड़ी बात थी। बल्कि वो पूजा पाठ बहुत करती थी इनकी वालिदा, इनके वालिद, और अक्सर उन्हें धड़का लगा रहता था कि कोई ना कोई गड़बड़ ना हो जाए घर के अंदर। 10-11 साल की जो उम्र थी उस वक्त तो जवाहरलाल जी बहुत एक ओबीडियंट, बहुत एक डोसाइल से बच्चे थे जिनको आराम से टेम कर सकता था कोई। लेकिन उसके बाद ये चले गए पढ़ने के लिए इंग्लैंड। फिर क्या हुआ? इंग्लैंड जाने के बाद उन्होंने पर पुर्जे निकाले थोड़े से। इंग्लैंड में इनके एक तो कज़न्स पढ़ते थे साथ, जो इनसे थोड़े बड़े भी थे, जो पहले से सारी सड़कें वड़कें नाप चुके थे, सारे रेस्टोरेंट्स और बार्स और ये सब कुछ देख चुके थे। पंडित जी जब गए तो आहिस्ता आहिस्ता सारे वो जैसे बड़े कज़न होते हैं उन्होंने अपने हिसार में ले लिया। शुरू में तो पंडित जी को मौसम बहुत बुरा लगा इंग्लैंड का और मायूस भी हुए, कई बार कोशिश भी की कि यार ये क्या, मैं कहाँ आ गया हूँ। लेकिन आहिस्ता 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 उस माहौल में रच बस गए। फिर तो ऐसे रचे बसे कि अपने अफेयर्स के भी किस्से सुनाना शुरू कर दिए घर में। अच्छा, एक बात है पंडित नेहरू जी की कि वो अपने घर में जब ख़त लिखते थे उसके अंदर पूरी तफसील लिखा करते थे। उस तफसील की वजह से जो मोतीलाल नेहरू जी हैं वो परेशान हो जाया करते थे और फ़ौरन लड़की ढूंढना शुरू कर दिया करते थे। अच्छा, तफसील में होता क्या था ऐसा? तफसील में ये होता था कि आज मैं और वो जो इनका कज़न है बड़ा, वो हम गए तो वहाँ एक लड़की आ गई, हमने उस लड़की उसके साथ हम थोड़ा फ्रैंक हुए, हमने डांस किया, ये किया वो किया, लड़की बड़ी खूबसूरत थी, उसकी फ़लाँ चीज़ ऐसी थी। एक्चुअली जवाहर नेहरू जी बहुत ही हुस्न परस्त थे, बचपन से ही हुस्न परस्त थे। वो जो हुस्न परस्त होता है बचपन से ही हुस्न परस्त होता है। तो वो थे, वो फिर जो सरापा खींचा करते थे ना उन ख़ातीन का जिनको वो देखते थे कि यहाँ ऐसी हैं, परियों जैसी हैं, या आँखें ऐसी हैं, दिलकश हैं, बाल ऐसे हैं, मोतीलाल जी परेशान हो जाया करते थे। क्योंकि एक बात तो ये थी कि वो ये नहीं चाहते थे कि वहाँ किसी गोरी की जुल्फ़ों के असीर हो जाएं पंडित जी, क्योंकि वो ब्राह्मण थे, कश्मीरी थे। कश्मीरियों में बाहर शादी करने का ही कोई रिवाज नहीं था, और ख़ास तौर पर ब्राह्मण कश्मीरियों में तो बिल्कुल ही नहीं था। इसलिए जब भी जवाहरलाल जी का ख़त आता था उसमें या तो पैसों की डिमांड होती थी कि मुझे आप $150 भेज दें, फ़लाँ बंदे ने उधार लिए थे वापस नहीं किए, या मैं फ़लाँ ट्रिप पे चला गया था, पैसे खर्च हो गए, या फ़लाँ लड़की के साथ डांस किया था, क्लब में चला गया था, मेरे साथ कज़न भी थे, आप फिक्र ना करें। इन्होंने £150 मांगे तो मोतीलाल जी ने कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा रकम है। उन्होंने कहा जी ब्रेक डाउन दो। तो जवाहरलाल जी ने ख़त लिखा कि आपको मेरे ऊपर एतमाद नहीं है, आपका बेटा मोतीलाल नेहरू का बेटा वो पैसे किसी गलत काम पे उड़ाएगा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। तो उधर से हमेशा जो उनकी सपोर्ट हुआ करती थी वो सरोप रानी जो उनकी वालिदा थी उनकी हुआ करती, वो अपने फिर शौहर से कहती थी, शौहर भेज दिया करते थे मोतीलाल जी कि चलो ठीक है, नहीं भेज दिए। ऐसे कुछ ऐसे बड़े शानदार उनके किस्से हैं। मसलन एक दफ़ा वो किसी दोस्त के साथ चले गए स्विट्ज़रलैंड, और वहाँ वो इन्हें तैरना नहीं आता था और बहुत ही सर्द पानी थे जिसके अंदर उतरे और फिसल गए। वो बड़ी मुश्किल से उसने बचाया, तो वो पूरा किस्सा लिखा। अब ऐसा जब भी कि मैं बिल्कुल ही हाथ पांव छोड़ गया था, ठंडा पानी था, मैं गिरने वाला था, मुझे फ़लाँ ने बचा लिया, पकड़ लिया, इस तरह। तो ये जब ख़त आया करते थे घर में तो मोतीलाल जी परेशान होते थे कि यार मैं क्या करूं। कभी वो इन्हें जवाबन ख़त लिखते थे कि मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हें वापस लेके आऊँगा, वापस इंडिया लेके आऊँगा। या वो कहते थे बस तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, एक ब्राह्मण कश्मीरी लड़की, तुम फ़ौरन और शादी करो। जब ये कहते थे तो जवाहरलाल जी की जान पे बन जाया करती थी, वो कुड़ी लब रहे ने। ये चलता रहा सिलसिला इनके दरमियान। लेकिन बल्कि वो ख़ुद लिखते हैं कि हमारी मेरी पढ़ाई जो ग्रेड्स हैं मेरे, वो सफ़र किए हैं बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे ग्रेड नहीं आए, B क्लास आई है मेरी, क्योंकि मैंने पढ़ने पे तवज्जो नहीं दी थी। एक्चुअली जो लिखते थे बहुत सच लिख दिया करते थे, वो अपने माँ बाप से कोई चीज़ छुपाते नहीं थे और बड़े क्लियर हेडेड थे। अच्छा,
अब ये जो उनकी ज़िंदगी है, जो कैम्ब्रिज तक जो ज़िंदगी है, उसमें अभी वो सोशलिज्म नहीं आया उनकी ज़िंदगी में। और फोकस भी नहीं अब तक। ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज वो बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी थे, क्योंकि जहाँ उनके आने वाली ज़िंदगी में जब हम उनकी किताबें पढ़ते हैं जो वर्ल्ड हिस्ट्री पे उन्होंने लिखी हैं, या उनके मज़ामीन जो उन्होंने लिखे हुए हैं, उससे नज़र आता है कि वो कोई ऐसे बच्चे या ऐसे स्टूडेंट नहीं थे जो ज़िंदगी के किसी ख़ास हिस्से में जिन्होंने पढ़ा हो। वो एक ज़हीन थे। वो कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, ग्रीक लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, पोइट्री, इसके दिल दादा थे। हर वक्त उनकी वो टेबल पे लिखा होता था, रखा होता, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम लिखी होती थी, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये एक्चुअली उन्हें बहुत पसंद थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो वो लिख के रखी होती थी उन्होंने। जब वो वापस भी आते हैं पंडित जी, तो हमें नज़र आता है कि वो बहुत पार्लियामानी डेमोक्रेसी के हामी थे, सेकुलरिज्म के हामी थे। जब ये इंग्लैंड में थे तो इनकी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से कभी मुलाकात हुई? नहीं, ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से जूनियर थे। अच्छा। उनसे मुलाकात नहीं हुई, बल्कि जब ये वापस इंडिया आते हैं तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इनसे सीनियर हैं बैरिस्ट्री में। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मोतीलाल जी के बहुत करीब थे नज़रियाती तौर पे, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे। मोतीलाल भी कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे और जिन्ना साहब भी कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे। और जिन्ना साहब या मोतीलाल जी, ये जो अप्रोच थी ना गांधी जी की, खड्डी और कपड़े काटना और आश्रम और ये वो, इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थे। कुछ जगहों पे गांधी जी के साथ उनकी मखासमत भी रही, टसल भी रही। वो मखासमत या टसल तो पूरे घर की रही है एक ज़माने में। वो क्यों? वो इसलिए कि जब जवाहरलाल जी वापस आए इंडिया, तो गांधी जी के करीब होने का उन्हें मौका मिला। अच्छा, करीब पहुंचे कैसे गांधी जी के? मोतीलाल जी पहले से थे कांग्रेस के अंदर। मोतीलाल जी के ही ज़रिए जब वो उन्होंने ज्वाइन किया, पार्टी को ज्वाइन किया, तो गांधी जी ज़ाहिर है रूहे रवा तो गांधी जी थे उसके, वो उनके करीब हुए। लेकिन शुरू में हमें एक अवर्शन भी नज़र आती है पंडित नेहरू की गांधी जी के लिए एक थोड़ी अवर्शन भी थी, क्योंकि वो, मैंने अर्ज़ किया ना, वो बिल्कुल ही जदीद खतूत पे उनकी तरबियत हुई थी। और दूसरी बात ये कि वो ये जो खड्डी, आश्रम और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ख़त्म होना एक ऐसा नुक्ता है जिस पे जवाहरलाल जी बहुत ज़्यादा बरगश्ता हो गए थे गांधी जी से। अच्छा। यानी जब एकदम से चोरा चोरी वाक़े के बाद उन्होंने ख़त्म कर दी उस मूवमेंट, तो जवाहर नेहरू जी ने ये सोचा कि ये बैकलैश हुआ है, यानी कि इंडिपेंडेंस का जो अमल चल रहा था या सेल्फ रूल का जो अमल चल रहा था, उसके लिए बैकलैश हुआ है इस कोऑपरेशन मूवमेंट को ख़त्म करना। इसलिए वो गांधी जी से बहुत ज़्यादा बरगश्ता भी हो गए थे। और गांधी जी को कैसे लगते थे पंडित नेहरू? गांधी जी को पंडित नेहरू बहुत अच्छे लगते थे। इतना इन्फ्लुएंस था गांधी जी का कि जवाहरलाल जी के घर वाले ये समझते थे कि गांधी जी ने उनके बेटे को हाईजैक कर लिया। मोतीलाल जी बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे तड़पते थे। मोतीलाल जी गांधी जी के ख़िलाफ़ भी हो गए थे इस बात पे कि जवाहरलाल पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है गांधी जी का। और ना सिर्फ जवाहरलाल जी पे था, बल्कि उनके घर के अंदर भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था बाद में। तो वैसे मोतीलाल जी जो हैं वो तो कायदे आज़म के साथी हैं, उनके दोस्त हैं, तो पंडित नेहरू गांधी जी के पास कैसे गए? कायदे आज़म के साथ क्यों नहीं हुए? नहीं, एक्चुअली कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू जी कभी भी एक दूसरे के लिए कोई बहुत अच्छे जज्बात रखे नहीं हैं दोनों ने। क्यों? मेरा ख्याल है कि क्लैश ऑफ पर्सनैलिटी कल्ट था, क्लैश ऑफ आइडियोलॉजी भी थी किसी हद तक। जैसे पंडित नेहरू जी बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की तरफ माइल नहीं थे, वो एक्टिविज़म की तरफ भी माइल थे, लेकिन ऐसा एक्टिविज़म भी नहीं जो रेडिकलिज्म बन जाए, और ऐसा पैसिवनेस भी नहीं होनी चाहिए जो कि गांधी जी की नज़र आ रही थी उन्हें। दूसरी बात, ये बहुत बड़ा इख्तलाफ था, ये लोग डोमिनियन स्टेटस चाह रहे थे, ये चाह रहे थे हमें कुछ भी मिल जाए। मोतीलाल जी भी, काज़ी मोहम्मद अली जिन्ना भी उस ज़माने में वो ये चाह रहे थे कि डोमिनियन स्टेटस, सेल्फ रूल मिल जाए। लेकिन हमें जवाहरलाल जी नज़र आते हैं, वो कहते हैं हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। ये लड़ाई बहुत लंबे अरसे तक और एंड तक चलती रही। आपको याद होगा 1946 में भी और इवन 1947 तक यही चलता रहा कि डोमिनियन, कि 2 डोमिनियंस होंगी, 3 डोमिनियंस होंगी। डोमिनियन का मतलब वो मसला अंग्रेज़ों का था कि वो चाह रहे थे कि कॉमनवेल्थ के अंदर रहें। ये रहें, हम छोड़ भी जाएं तो ये रहें कॉमनवेल्थ के अंदर, जो कि बाद में इंडिया रहा भी। ये भी एक एतराज़ होता है जवाहरलाल नेहरू जी पे
कि उन्होंने इंडिया को कॉमनवेल्थ का हिस्सा बनाए रखा, छोड़ा नहीं। जो कि विंस्टन चर्चिल चाहता था कि डोमिनियन बने हिंदुस्तान। इंडिया इंडिपेंडेंस बिल जब उसने देखा तो सर पकड़ लिया उसने। उन्होंने तो गल करनी छड़ दी सी माउंट बैटन दे नाल चर्चिल ने, क्योंकि चर्चिल को अंदाज़ा हो गया। चर्चिल को एक्चुअली, और जैसे पंजाबी में कहते हैं ना कि बखाई सजी दे मारी खबी, माउंट बैटन ने ये किया। माउंट बैटन ने विंस्टन चर्चिल को इस तासुर दिए रखा कि हम डोमिनियन स्टेटस देने जा रहे हैं। जब भी बात होती थी तो डोमिनियन स्टेटस की होती थी। तो चर्चिल वॉज वेरी हैप्पी कि वो रहेगा तो हिंदुस्तान डोमिनियन ही ना। लेकिन जब वो बिल आया तो वो इंडिया इंडिपेंडेंस बिल था। अब यहाँ से ज़रा कनेक्ट कीजिए कि बहुत से सरकर्दा सरबराहान जो थे कांग्रेस के या बाद में मुस्लिम लीग के भी, वो डोमिनियन स्टेटस को मान रहे थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने कभी भी डोमिनियन स्टेटस को नहीं माना। नंबर वन, वो इंडिपेंडेंस ही चाहते थे, इंडिपेंडेंस ही के हक में थे। दूसरी बात, वो ये चाहते थे कि एक तो इंडिया आज़ाद हो, इंडिपेंडेंट हो, दूसरा रिफॉर्म्स भी हों। वो अंग्रेज़ नहीं करेंगे। अब रिफॉर्म की एक थ्योरी थी उनकी। मसलन जब आप ये कहते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, इसके ऊपर भी एक मसला था। सेपरेट इलेक्टोरेट के वो शुरू में वो हामी नहीं थे, वो जब हो गया तो फिर तो उन्हें मानना पड़ा। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है कि मुसलमान अलहदा, हिंदू अलहदा। वो इनफैक्ट अगर हम थोड़ा लिबरल होकर देखें, अगर हम हक़ाइक़ का ठीक तरीके से मुशाहिदा करें तो हमें नज़र आता है कि जवाहरलाल नेहरू जी हिंदू, मुसलमान, सिख या किसी भी और मज़हब के लोगों में तख़सीस या तफरीक नहीं करना चाहते थे। ये भी इल्ज़ाम लगता है नेहरू जी पे कि उन्होंने उस हिंदू तशख़्ख़ुस को पीछे कर दिया बहुत से मज़ाहब को एक जैसी अहमियत दे के। और ये वो अहमियत अपने पॉलिटिकल स्ट्रगल के दौरान भी दे रहे थे और उसूली तौर पे दे रहे थे। अच्छा, उन्होंने प्रैक्टिकली जब इंडिया आज़ाद हो गया उसके बाद दी? इंडिया आज़ाद होने के बाद तारीख़ शाहिद है कि जवाहरलाल नेहरू जी जब तक रहे, आपको वहाँ हिंदू, मुसलमान और सिखों में कोई तफरीक नज़र नहीं आएगी, कोई बलवा फसाद नज़र नहीं आएगा, कोई आपको रोता पीटता नज़र नहीं आएगा कि हमारे हुकूक ग़स्ब हुए हैं या हम यहाँ इनसिक्योर हैं, कोई ये कहता नज़र नहीं आएगा। बल्कि वो बड़े खुले दिल से यहाँ पाकिस्तान से लोगों को कहा करते थे, जैसे मैंने अर्ज़ की कि बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब को यहाँ से वो लेके गए, और कुछ लोगों को, हमारे कुछ लोग यहाँ से ख़ुद गए तो उनको वेलकम किया गया। मेरा ख़्याल है कोई ऐसी तारीख़ी तौर पे मेरे इल्म में ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कोई इक्का दुक्का केस ऐसा हो, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी के होते हुए 1964 तक हमें कोई ऐसा केस नज़र नहीं आता। पंडित नेहरू की कांग्रेस में कंट्रीब्यूशन क्या थी? कांग्रेस में अगर कोई लेफ़्ट विंग था, अगर कोई प्रोग्रेसिव सोच रखने वाला था ग्रुप, तो वो पंडित नेहरू जी का ही था। डोमिनियन स्टेटस के हक़ में नहीं थे। डोमिनियन स्टेटस पे स्प्लिट भी हुई, जो कि लेफ़्ट विंग अलहदा हो गया फिर, जिसके अंदर जिसको कि लीड जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। और अपने वालिद के साथ उनके बहुत इख्तलाफात थे इन सारी चीज़ों पे। उनके वालिद डोमिनियन स्टेटस के हक़ में थे, सेल्फ रूल के हक़ में थे। इन अ वे अंग्रेज़ का साया सर पे रहे और सिलसिला चलता रहे। वो ये चाह रहे थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू जी ये नहीं चाह रहे थे। वो अंग्रेज़ को शुरू से भगाना ही चाहते थे। अच्छा, पंडित नेहरू के जो वालिद थे वो तो चाहते थे कि अंग्रेज़ के होते हुए ही उन्हें राइट्स मिल जाएं। गांधी जी भी यही चाहते थे। आपस में गांधी जी और पंडित नेहरू इख्तलाफ थे? इख्तलाफ बहुत बड़ा। तो मैंने अर्ज़ किया ना, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को इन्होंने छोड़ा, कॉल ऑफ किया, इन अ वे अगर मैं कहूँ तो ये कहा कि आपने तो जो हमारा मिशन था उसकी लुटिया ही डुबो दी, ये लिखा गांधी जी को। और लेकिन गांधी जी के उस वक्त तक इनके साथ ताल्लुकात भी डेवलप हो चुके थे आहिस्ता आहिस्ता, तो वो अपना बेटा ही समझते थे, ये उन्हें फादर ही समझते थे। और गांधी जी का इनके घर के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी था। कैसे? उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल ये है कि इनकी जो बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित, नैन एक मुसलमान के इश्क में मुब्तला थी, मुसलमान लड़के के। उसका नाम था सैयद मोहम्मद। वो काम करता था इनके अखबार में, मोतीलाल जी के अखबार में काम करता था। तो नैन उनके साथ मोहब्बत करती थी और शादी करना चाहती थी। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल आके खड़ा हो गया। शादी हुई? नहीं, शादी नहीं हुई, जिसके लिए
उसने रोना पीटना शुरू किया। विजय लक्ष्मी पंडित ने, जो बाद में एम्बेसडर भी बनी मॉस्को में। नैन ने बहुत बाग़ियाना रवैया अख्तियार किया, मोतीलाल जी से नाराज़ हो गई। इन्होंने फिर गांधी जी से कहा, गांधी जी के पास हर चीज़ का एक ही हल हुआ करता था, तुसी मेरे आश्रम जा जाओ। वो लेके चले गए उसको आश्रम में, नैन को। आश्रम की एक ख़ास ज़िंदगी थी, वहाँ सुबह 4 बजे उठना होता था, पूजा पाठ करनी होती थी, फिर भूखा भी रहना होता था। एक बड़े से हॉल में बहुत से लोगों के साथ ही सोना होता था। वो बिल्कुल जो आप उस ज़िंदगी का तसव्वुर कर सकते हैं, लेकिन वो एक प्रैक्टिस थी। वो गांधी जी की अपनी फ़िलासफ़ी थी, जो कि बहुत से लोग दुरुस्त समझते हैं भारत। वहाँ से वापसी पे इन्होंने भारत कोशिश की किसी भी तरीके से उसे मनाया जाए कि आप रंजीत से शादी कर लें और सैयद मोहम्मद को भूल जाएं। अच्छा, अभी तो हम बात कर रहे थे कि पंडित नेहरू हिंदू मुस्लिम का फ़र्क नहीं करते, तो अपनी बहन के मामले में उन्होंने साथ नहीं दिया। बहुत ही कॉन्ट्रडिक्शन है जवाहरलाल नेहरू जी के रवैये में। खामोश रहे वो। अच्छा। उन्होंने ना तो अपनी बहन को बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश की और ना ही कोई दबाने की कोशिश की। एक्चुअली उस वक्त गांधी जी और मोतीलाल जी ये सब कुछ कर रहे थे सैयद मोहम्मद से दूर हटाने के लिए। नेहरू, पंडित नेहरू बहुत अरसे बाद इस खेल में आएंगे, जब वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे और विजय लक्ष्मी पंडित को मॉस्को भेज देंगे एम्बेसडर बना के, जबकि वो वॉशिंगटन जाना चाह रही होंगी, क्योंकि सैयद मोहम्मद वॉशिंगटन थे। फिर एक बार जब दोनों इकट्ठे होते हैं इंडिया में, बहुत बात की बात कर रहा हूँ, जब वो वज़ीर आज़म बन गए हैं, वापसी पे इनकी मुलाकात होती है इम्पीरियल होटल में। तो लिखने वाले लिखते हैं कि जितना वो करीब आ सकते थे अपने अपने समाजी कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए, उतना वो करीब आए थे इम्पीरियल होटल में। और इस की रुदाद पंडित जी को भी पता चली। इश्क को निपटाने का एक ही हल होता था, वो एम्बेसडर बना के विजय लक्ष्मी पंडित को दूर भेज दिया करते थे सैयद मोहम्मद से। लेकिन ये बहुत बात की बात है। यहाँ ये हुआ, अब हम वापस आते हैं कि गांधी जी ने कहा कि एक तो शादी रंजीत से करनी है। रंजीत कौन था? रंजीत एक बहुत अमीर आदमी था, बहुत पढ़ा लिखा आदमी था वो भी, जो कि महाराष्ट्र का ब्राह्मण था। वो ये भी एक मसला था, महाराष्ट्र के ब्राह्मण से शादी करना भी एक कोई आसान काम नहीं था। वो कश्मीरी ब्राह्मण से ही शादी करना चाह रहे थे इनकी भी, लेकिन बहरहाल वो उसे किसी तरीके से गांधी जी ने ख़त खुद लिख के कन्विंस किया सारों को कि नहीं कोई बात नहीं। तो गांधी जी ने कहा जी कि आप बिल्कुल सादा कपड़े पहनेंगे, वो खड्डी पे बना हुआ, और कोई ज्वेलरी नहीं पहनेंगे। ये विजय लक्ष्मी पंडित से कहा। ओ उन्हें कहे कि तुम मेरा ब्याह उंज करने लगे हो मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, और कोई बोल नहीं रहा आप में से। सारे बड़े बड़े नेताजी बने हुए हैं, लेकिन मेरी शादी के बारे में कोई नहीं बोल रहा कि अगर मैं मुसलमान से शादी कर लूँ। ऊपर से आप कह रहे हैं सादा कपड़े पहने ने। तो मोतीलाल जी ने 101 ज़र्क बर्क जोड़े और ज्वेलरी दी अपनी बेटी को मनाने के लिए कि शादी कर लो, अगले दिन मामे पानी एक बारी बापू दे कहने ते कर ले। तो खैर उसने वो सादा ही कपड़े पहने और फिर ज़ाहिर ताल्लुकात ठीक हो गए। वो बहुत समझदार पढ़ी लिखी खातून थी नैन। तो ये इतना इन्फ्लुएंस था गांधी जी का। और हमें नज़र आता है कि ये जो 15-20 साल थे, इसमें मोतीलाल जी की जो मिसेस थी वो गांधी जी से बहुत अवर्स थी। गो के एक बार वो भी आश्रम गई अपनी छोटी बेटी के साथ, वो भी वहाँ जाकर रहीं कुछ अरसे के लिए, लेकिन बहुत अरसे तक वो गांधी जी से अवर्स ही रहीं, क्योंकि गांधी जी का बहुत ज़्यादा इंटरफ्रेंस थी, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था पंडित जी पे भी। और फिर जैसे कि मैंने शादी की मिसाल दी आपको विजय लक्ष्मी पंडित की। अच्छा, मैं अक्सर एक बात सोचता हूँ, ये जो अमीर लोग थे वो तो बन गए पंडित नेहरू, गांधी जी, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। इसकी दूसरी तरफ जो हम देखते हैं जिनके पास पैसा नहीं था उस टाइम पे स्ट्रगल वो भी कर रहे थे, वो फिर भगत सिंह बने, उन्होंने अपनी जानें दी। एक्चुअली भगत सिंह जो लोग बने वो गुर्बत की वजह से नहीं बने, वो भी एक नज़रिया था। दुनिया में हर इंसान बराबर है। इस्तेमार, साम्राज्य, सरमायादार, ये मिल के इंसानों की बहुत बड़ी तादाद को मजबूर और महरूम रखते हैं। हमें उसमें मजबूरी और महरूमी को दूर करना है। वो उसी सूरत में मुमकिन है जब हम रिवोल्यूशन के ज़रिए एक ज़ालिमाना सफ़ाकाना निज़ाम को वाइप आउट करके एक ऐसा निज़ाम इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो रियल डेमोक्रेसी पे मबनी होगा,
जहाँ लोग अपनी मेहनत का ठीक मुआवजा हासिल कर सकेंगे, जहाँ प्रोडक्शन, चीज़ों की पैदावार इंसानी बहबूद के लिए होगी। ये एक नज़रिया था, मार्क्स का नज़रिया था। वो नज़रिया पूरी दुनिया में फैला। वो इन लोगों ने भी, जो कि सोशलिस्ट थे हिंदुस्तान के अंदर। आप ये याद रखिए कि हिंदुस्तान के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पंडित नेहरू जी के ज़माने में बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी थी, बहुत स्ट्रॉन्ग थी, ख़ासतौर पर बंगाल के अंदर। और यहाँ एक और कॉन्ट्रडिक्शन है पंडित जी की। इनफैक्ट पंडित जी की जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उन पे बीजेपी नहीं खेलती, क्योंकि वो बीजेपी को सूट नहीं करती, वो रिटॉरिक्स पे खेलती हैं। इनफैक्ट तो ये है कि उस ज़माने में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जैसे डॉक्टर अशरफ थे, के आर नारायण थे और बहुत से लोग थे, हसरत मोहानी थे, मौलाना हसरत मोहानी, वो भी सोशलिस्ट थे, या बंगाल के अंदर बहुत से लोग थे, वो उसको बहुत बड़ा अनैथमा समझते थे, एक बहुत बड़ा नासूर समझते थे पंडित नेहरू। क्यों? क्योंकि ये जो रेडिकल सोशलिज़म या ये जो अल्ट्रा लेफ्ट था या ये जो कम्युनिस्ट थे उस वक्त के, वो इनके स्टेटस को चैलेंज करते थे। वो सिर्फ इस्तेमार को चैलेंज नहीं करते थे, वो इन पार्टीज़ को भी चैलेंज करते थे जो अंग्रेज़ के स्टेटस को बरकरार रखे हुए थीं, जिसके अंदर मुस्लिम लीग भी थी, जिसके अंदर कांग्रेस भी थी। वो ये समझते थे कि ये कोहोर्ट्स हैं अंग्रेज़ों के। ये इल्ज़ाम आज भी हमारा लेफ़्ट जो है इन सब लोगों पे लगाता है। मैं जो आपसे इख्तलाफ की जसारत कर रहा हूँ वो ये कहते हुए कर रहा हूँ कि सोशलिज़म एक आइडियोलॉजी थी। उस आइडियोलॉजी को अमीरों ने भी, गरीबों ने भी, जो भी सेंसिटिव और ज़ी शऊर और इंसान की बहबूद सोचने वाले लोग थे हिंदुस्तान के अंदर, उन्होंने अपनाया। गुर्बत की वजह से नहीं अपनाया। अगर गुर्बत की वजह से, गुर्बत तो बहुत ज़्यादा थी, पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग सोशलिस्ट होते फिर। लेकिन ये भी बात है ना कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप अमीर नहीं है, तो आप एक लीडर बनकर सामने नहीं आ सकते। जिस तरह से पंडित नेहरू है, जिस तरह से गांधी जी है, जिस तरह से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सामने आए। ये बात आपकी बजाय कि नीचे वाली क्लास से लीडर बनना आसान नहीं था। और हिंदुस्तान के अंदर हमें बहुत ज़्यादा ऐसे लोग नज़र नहीं आते जो नीचे वाली क्लास से ऊपर गए हों, क्योंकि अंग्रेज़ ने उन्हीं लोगों को पिक करना था। उनको वही लोग सूट करते थे जो उनके मॉडल को अपनाएं, जो ना बहुत ज़्यादा रेडिकल हों, जो ना बहुत ज़्यादा स्टीप्ड हों अपनी सॉइल के अंदर, क्योंकि ये दोनों तरह के जो लोग हैं वो उनको सूट नहीं करते थे। तो उन्होंने मॉडरेट, लिबरल, सेकुलर लोगों को, इसीलिए जवाहरलाल नेहरू जी के साथ ये लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी थे। और जिन्ना साहब के साथ कंफर्टेबल नहीं थे। जिन्ना साहब के बारे में हम लॉर्ड माउंटबेटन को देखते हैं, लॉर्ड वेबल को देखते हैं, बहुत से जो वॉइस रहे हैं उनको देखते हैं कि वो जिन्ना साहब के साथ, कादर मोहम्मद अली जिन्ना के साथ कंफर्टेबल नहीं थे, क्योंकि उनका अपना एक मिजाज था। वो एरिस्टोक्रेटिक तो था ही था, ही केप्ट हिमसेल्फ टू हिमसेल्फ, वो खुलते नहीं थे। मैं पहली बार जब उनकी मुलाकात होती है माउंटबेटन से, तो वो कहता है कि मुझे कोई 1.5 घंटा तो अनफ्रीज़ करने में लग गया उनको। लेकिन फिर भी ये भी है कि जो एक डाउन ट्रॉडन क्लास है, वहाँ से जो लोग उठते हैं वो एक्टिविज़म की तरफ बहुत जल्द माइल हो जाते हैं, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअलिज़म की तरफ कम माइल होते हैं। बहुत कम लोग हैं, भगत सिंह जैसे, बटकेश्वर दत्त जैसे, या और बहुत से ऐसे लोग जो इनकलाबी थे, जो मार्क्स की तहरीरों से मुतासर हो के रिवोल्यूशनरी बने थे, वो बहुत कम है। ज़्यादातर लोग जो एक्टिविज़म की तरफ माइल होते हैं वो एलीट, जो पॉलिटिकल एलीट है उसके अंदर शामिल नहीं होते, ना नज़रियाती तौर पे, और ना पॉलिटिकल एलीट इन्हें एक्सेप्ट करती है उस तरह। तो हम देखते हैं अनफॉर्चुनेटली जो हमारा बहुत बड़ा नौजवान तबका था हिंदुस्तान के अंदर भी, जो बहुत एनर्जेटिक था, रेडिकल था, लेफ़्ट लीनिंग वाला जो तबका था, उन बेचारों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जानों की कुर्बानियाँ दी हैं, वो पॉलिटिकल एलीट नहीं बन सके। इनमें ज़्यादा बड़ी तादाद किन की होती है, जो सेक्रीफाइस करती है या जो लीड करती है? डेफिनेटली बट सब ज़्यादा बड़ी तादाद उन लोगों की होती है जो कुर्बानियाँ देती है। रिवोल्यूशन के अंदर बेमौत मारी जाती है, जो किसी को याद भी नहीं होता कि कैसे बड़े बड़े ज़मीन खा गई, आसमां कैसे कैसे, वो हिसाब होता है। लीडरशिप तो ज़ाहिर है उन्हीं लोगों की होती है जो मैस को मोबिलाइज़ कर लेते हैं, जो कल्ट बन जाता है, जो पॉपुलैरिटी हासिल कर लेते हैं, या जो इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत सी जगहों पे जो इस्तेमाल भी करते हैं, जो
उस लेकिन बाज़ औक़ात तारीख़ एक ऐसे मोड़ पे आपको लाके खड़ा कर देती है कि आप ख़ुद समझ नहीं सकते कि इतनी जल्दी आपको कैसे एक उरूज मिल गया। मसलन व्लादिमीर इलीच लेनिन बोल्शेविक रेवोल्यूशन से कुछ दिन पहले कहीं ख़िताब कर रहे थे और उनके ख़िताब में कहीं भी ये शायबा तक नहीं था कि वो 8 दिन के बाद रिवोल्यूशन ले आएंगे उस मुल्क में। अच्छा। लेकिन हुआ ये कि क्रेंस्की गवर्नमेंट, क्रेंस्की जो सोशल डेमोक्रेट था जिसकी हुकूमत थी, क्रेंस्की ने ये कहा और मुसलसल कह रहा था कि हम जर्मनी के साथ जंग जारी रखेंगे। रशियन अवाम पिसे हुए थे बहुत बुरी तरह जंग से, वो जंग की हौलनाकियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इकनॉमिक डिप्रेशन बहुत शदीद था, गुर्बत थी, पैसा वान लग रहा था, तो वो तंग आए हुए थे। ऐसे मौके पे लेनिन ने कहा कि मैं जंग बंद कर दूंगा। अच्छा। मैं जंग नहीं करूंगा। लेकिन लेनिन के पास उसका एक मुतबादल था। मुतबादल आम लोगों को नहीं समझ आया क्या था। वो क्या था? सोशलिस्ट रिवोल्यूशन, सोशलिज्म, प्लान्ड इकोनॉमी, स्टेट की अचारादारी और प्राइवेट ओनरशिप का ख़ात्मा, ये सारा कुछ जो कि लेनिन के मतमा नज़र थे, लोगों ने लेनिन को कबूल किया। क्या ये नज़रिया आम आदमी के लिए अच्छा है? आप जिस बंदे से ये सवाल पूछ रहे हैं वो तो सारी ज़िंदगी इस नज़रिए का हामी रहा है। मतलब अगर मैं तो समझता हूँ दुनिया में एक्सप्लॉयटेशन, इस्तेसाल उस वक्त शुरू हुआ जब पहले शख्स ने ये कहा कि ये चीज़ मेरी है। नो प्राइवेट ओनरशिप, नो प्राइवेट ओनरशिप। दुनिया में अल्लाह ताला ने ज़मीन, चाँद, सूरज, सितारे, हवा, फ़ज़ा, हर चीज़ जो पैदा की है वो मेरे लिए, आपके लिए, बाहर झुग्गियों में रहने वाले बच्चे के लिए, हर एक के लिए पैदा की है। ये हम इंसान हैं जिन्होंने उस पे उसके वो उन वसाइल को तकसीम कर लिया और फिर वो अपने इस लंगड़े लूले निज़ाम को बचाने के लिए, जैसे कैपिटलिज्म कह रहे हैं, वो भूख, आर्टिफिशियल भूख पैदा करते हैं, वो जंगें और बहरान मुसल्लत करते हैं, वो उन वसाइल को जहाँ पे ताकत नहीं है, जैसे अंग्रेज़ ने हिंदुस्तान के वसाइल को लूटा, ऐसे आज भी जो बड़ी बड़ी जमहूरियतें हैं सो कॉल्ड, वो गरीब मुल्कों के वसाइल को लूट रही हैं। वो चाहे जंगें मुसल्लत करें, इस तरह बड़ी बड़ी जमहूरियतें, बड़ी बड़ी बोर्जवा रियासतें वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन ढूंढने के लिए इराक़ जैसे मुल्क को तबाह कर देती हैं। ऐसे ही है। पता नहीं क्या ढूंढने के लिए वो आते हैं अफ़गानिस्तान में और मिलियामेट कर देते हैं। पता नहीं शाम के अंदर क्या ढूंढने गए हैं। पूरे एक तारीख़ थी जिसको उन्होंने मिलियामेट कर दिया, तबाह व बर्बाद कर दिया। ज़ाहिर है वहाँ के वसाइल को लूटने के लिए। ये जो लूट खसूट का सिस्टम है, इसको जला बख्शने के लिए, दवाम बख्शने के लिए, इसको ले के साथ चलने के लिए इसकी मजबूरी है कि ये इस्तेसाल पे ही पलेगा, बढ़ेगा, क्योंकि ख़ुद इसके पास देने के लिए कुछ नहीं है। ये एक हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का तस्वर है, कार्ल मार्क्स का, जो हम कभी डिस्कस करेंगे कि इंसानी तारीख़ में ये होता है। क्या पंडित नेहरू सोशलिज्म के हामी थे? हामी थे, लेकिन थ्योरेटिकली। इनफैक्ट वो अपने आप को फेबियन सोशलिस्ट कहते थे। उसका क्या मतलब है? फेबियन सोशलिज्म का मतलब यह है कि आप स्टेटस को बरकरार रखते हुए, अगर आपकी सोसाइटी एग्रेरियन है, आप उसे इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ लेके जाते हैं। आप इतने प्रोग्रेसिव होते हैं कि आप एक क्लास को मौका दें, अपॉर्चुनिटीज़ दें कि वो अगली क्लास में बेहतर क्लास की तरफ चली जाए। आप अपनी पॉलिसीज़ को ऐसे वज़ा करते हैं उसी स्टेटस को में रहते हुए कि बहुत से लोग उन पॉलिसी से बहरामंद हो सकें, वो सिर्फ ख़ास लोगों की झोलियाँ ना भरे। उसके लिए जो पॉलिसीज़ आप बनाते हैं वो प्राइवेट ओनरशिप को ख़त्म किए बगैर, कोई बहुत बड़ा रेडिकल चेंज लाए बगैर, कोई किसी क्लास को ओवरथ्रो किए बगैर, कोई पॉलिटिकल अपहीवल लाए बगैर एक ऐसी सोसाइटी को आप प्रमोट करते हैं, ऐसी सोसाइटी को क़याम के लिए कोशिश करते हैं। तो इन मायनों में तो नेहरू जो थे वो फेबियन सोशलिस्ट थे। और ये अपनी स्ट्रगल के स्टार्ट से थे या वज़ीर आज़म बनने के बाद? नहीं, जब कैम्ब्रिज से पढ़ के आए तब तक तो वो नहीं थे। अच्छा। उसके बाद दोबारा उनका इंग्लैंड जाना हुआ, जहाँ डॉक्टर एन बेसेंट और मुख्तलिफ रिवोल्यूशनरीज़ के साथ उनकी मुलाकातें हुई। फिर जवाहरलाल नेहरू जी की एक बहुत बड़ी बात थी, उनकी नज़र दुनिया के मुल्क, दूसरे मुल्कों पे, बाहर के मुल्कों में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो वो एक तजुर्बा देख रहे थे कि 1917 में बोल्शेविक रिवोल्यूशन आया और उस रिवोल्यूशन के ज़ेर असर 1932-19 तक रशिया ने बहुत तेज़ तरक्की की थी प्लान्ड इकॉनमी के ज़रिए, जो उनके मंसूबे बनाए गए थे।
वो तरक्की उनके सामने नज़र आ रही थी। हमें नज़र भी आता है, यानी रशिया एक ऐसा मुल्क था जहाँ दिए जला करते थे, बिजली नहीं थी, और वही वो मुल्क है जो सबसे पहले खला में चला गया, यूरी गॉगरिन। फिर हम देखते हैं कि वैलेंटिना ट्रेशकोवा, वो मतलब स्पेस इतनी जल्दी इतनी तेज़ तरीन तरक्की थी। फिर उनकी जब जंग होती है जापान के साथ, उसके अंदर नज़र आता है कि रशिया बहुत ख़तरनाक एक मुल्क बन गया था। फिर हमें नज़र आता है कि वो मुल्क जहाँ तालीम नहीं थी, अफलास थी, भूख थी, वॉर रिडन मुल्क था, वो बहुत तेज़ी से एक सुपर पावर बनने की तरफ जा रहा था। तो ये नज़र आ रहा था और ये भी नज़र आ रहा था कि जो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड है वो एग्जॉस्ट हो रही है बहुत तेज़ी से, क्योंकि वो उसी साम्राज्य के ख़िलाफ़ तो लड़ रहे थे, बरतानवी साम्राज्य के ख़िलाफ़ तो लड़ रहे थे, और बरतानवी साम्राज्य की जो बुनियादें थी वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे खड़ी हुई थी। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर जो इस्तेसाल हो रहा था इंसानों का, वो भी वो देख रहे थे। जो कॉलोनियल दौर में इस्तेसाल हो रहा था वो भी देख रहे थे। कुछ इंस्पिरेशंस तो उन्हें बाहर की दुनिया से मिल रही थी। अच्छा। फिर ये कि ख़ुद फ़लसफ़े के बहुत शौकीन थे। उन्होंने जब मार्क्स को पढ़ा तो उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। मार्क्स के उसूलों को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनाया, लेकिन यहाँ एक कॉन्ट्रडिक्शन भी है। वो क्या? वो ये कि हिंदुस्तान के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, उनको वो बहुत बड़ा एक फ्रॉड नज़र आ रहा था। क्यों? क्योंकि वो उस स्टेटस को चैलेंज कर रही थी सीपीआई, जिसके साथ वो खुद चल रहे थे, जिसके साथ मोतीलाल नेहरू चल रहे थे, जिसके साथ गांधी जी चल रहे थे, जिसके साथ बाकी लीडर चल रहे थे। इसीलिए हम देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी ने जब वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, उन्होंने कलेक्टिव फार्मिंग का जो तस्वर दिया था, वो वही तस्वर था कि आम लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आए, आम लोग प्रोडक्शन का हिस्सा बन सकें, एग्रेरियन। कामयाब हुए? मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि कामयाब हुए। और दुनिया क्या समझती है? दुनिया समझती है कि कामयाब नहीं हुए। ख़ास तौर पे बीजेपी और आजकल के जो पंडित नेहरू जी के क्रिटिक हैं वो ये समझते हैं वो कामयाब नहीं हुए। हालांकि हम डिस्कस कर चुके हैं ये बात कि बंगाल में 40 लाख लोग मर गए थे भूख से। हाँ, ऐसी है। कुल 1 करोड़ लोग मरे थे, 3 करोड़ में से 1 करोड़ लोग हिंदुस्तान में मर गए थे, और 1942 की बात है। यानी ये कहत है हिंदुस्तान के अंदर 31 कहत आए हैं। कहत ज़्यादा मुल्क है हिंदुस्तान जब अंग्रेज़ इसे छोड़ के गए हैं। ये कुछ ही अरसे के अंदर अंदर इन पॉलिसीज़ के तहत 14% उनकी ग्रोथ हुई थी, प्रोड्यूस ज़्यादा हुई थी 14%। गो के हिंदुस्तान की आबादी 40% ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से वो एक फ़र्क था। लेकिन एक बात ये भी याद रखिए कि ख़ुद जब लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ बैठे हुए थे तो 6.5 लाख टन ग्रेन्स मंगवाए थे उन्होंने, मंगवाए सिर्फ। कहाँ से? मुख्तलिफ दुनिया से, कि हिंदुस्तान के अंदर भूख है, कहत है, अफलास है, गुर्बत है, हमें ये भेजें। नहीं भेजे। 42,000 टन ग्रेन्स आए थे सिर्फ यहाँ, मुफ्त पूरी दुनिया से इधर उधर से जिन लोगों ने भेजे थे, इन लोगों ने मंगवाए थे। और क्यों मंगवाए थे? क्योंकि वो ये चाहता था कि जवाहरलाल नेहरू कॉमनवेल्थ के अंदर शामिल रहें, कॉमनवेल्थ को ना छोड़ें। वही एक सॉर्ट ऑफ डोमिनियन स्टेटस, ताकि वो सुरखरू हो सके जाके। अब ये हिंदुस्तान में लोग एतराज़ उठाते हैं कि कलेक्टिव फार्मिंग के ज़रिए ये हुआ कि जी लोगों में काम करने का जज्बा ख़त्म हो गया, इंसेंटिव ख़त्म हो गया, उनके पास कोई मोटिवेशन ख़त्म हो गई। वो भाई लोग भूख से मरे हुए, 1 करोड़ बंदा भूख से मर गया, और 10 साल के अंदर अंदर आप कलेक्टिव फार्मिंग की तरफ चले गए हैं, लोग हिस्सा बन रहे हैं फार्मिंग का, प्रोड्यूस आपकी ज़्यादा हो रही है। पहले आप सारी प्रोड्यूस उठा के बाहर भेज रहे थे, अब वो वहाँ पे खर्च हो रही है सारी की सारी प्रोड्यूस, और आप कह रहे हैं कि आप जवाहरलाल नेहरू जी ने कलेक्टिव फार्मिंग क्यों शुरू की। यानी वो यही करते कि फ्यूडल्स के तिजोरियाँ भरते रहते, फ्यूडल्स का घर भरते रहते, गरीब लोग वैसे मरते रहते जैसे भूखों मर रहे थे। ये बातें हमें आज आ रही हैं, ये बीजेपी को या दूसरे लोगों को जो वहाँ बैठे हुए ना क्रिटिक नेहरू जी के, ये उन्हें आज ये बातें आ रही हैं। आप यहाँ बैठ के जज कर रहे हैं उस दौर को जहाँ अंग्रेज़ भूख और अफलास छोड़ के गया था। अच्छा, वैसे पंडित नेहरू का अंग्रेज़ के साथ ताल्लुक़ कैसा था? पंडित जी का ताल्लुक़ बहुत अच्छा था, और पंडित जी का जो ताल्लुक़ था वो तो अच्छा था ही था, अंग्रेज़ का पंडित जी से बहुत अच्छा ताल्लुक़ था। इसकी एक मिसाल अक्सर हमारे यहाँ तो बहुत मकबूल मिसाल है कि कश्मीर, क्योंकि एक बोन ऑफ कंटेंशन है, तो कश्मीर को जो रास्ते जाते हैं वो पहले भी हमने डिस्कस किया था कि एक रास्ता तो वो है जो अमृतसर, जूनागढ़, पठानकोट से जाता है, फिर एक सियालकोट से जाता है, फिर एक श्रीनगर से बारामूला और वो उस तरफ जाता है कश्मीर के अंदर से ही। अब ये जो रास्ता था पठानकोट वाला, ये रास्ता बड़ा इम्पोर्टेंट था। एतराज़ ये होता है हमारी तरफ से कि जवाहर जी के कहने पे लॉर्ड माउंटबेटन ने गुरदासपुर इंडिया को दे दिया, हालांकि वो पाकिस्तान के
हिस्से में आ रहा था। सच है ये? हाँ, ये सच है, ये बिल्कुल सच है। बल्कि कश्मीर पे भी ये कहा जाता है कि कश्मीर तो माउंटबेटन ने ख़ुद कहा था, सरदार शौकत हयात कहते हैं कि वो तो हमें ये पैगाम भिजवाया गया था, इसमें ने पैगाम दिया था कि हम वल्लभ भाई पटेल को मना लेंगे, आप हैदराबाद इंडिया को दे दें, कश्मीर आप ले लें। लियाकत अली ख़ान नहीं माने थे, नवाबजादा लियाकत अली ख़ान नहीं माने। उन्होंने कहा मैंने इन पहाड़ों में से क्या लेना है, क्योंकि हैदराबाद तो खैर बहुत बड़ी स्टेट थी ना, उसका तो बहुत बड़ा रेवेन्यू था और बहुत उरूज पे थी वो, तो इनको तो खैर वो नज़र आ रहा था। वो एक डिसीजन उस वक्त के एतबार से वो डिसीजन ठीक होगा, लेकिन अब हमें नज़र आता है कि शायद वो, क्योंकि जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है ही नहीं हैदराबाद के साथ, कश्मीर के साथ तो है। कश्मीर पूरा हो जाता तो बड़ा ज़बरदस्त होता, लेकिन उस ज़माने में ये नहीं सोचा गया। अब आज हम बैठ के लियाकत अली ख़ान पर ये तनकीद करें, ये तो अच्छा नहीं रहेगा ना, वो उस ज़माने का डिसीजन था। तो जवाहरलाल जी के ताल्लुक अंग्रेज़ के साथ बहुत अच्छे थे। कुछ कृष्णा मेनन ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। कृष्णा मेनन ही वो बंदे हैं जो एक्चुअली लॉर्ड माउंटबेटन को हिंदुस्तान लाए थे, लेकिन ये बात उन्होंने कहा था कि किसी को बताना नहीं, क्योंकि जिन्ना साहब को अगर ये बात पता चलेगी या मुस्लिम लीग को पता चलेगी कि कृष्णा मेनन ने एक इंस्ट्रूमेंटल है बहुत ज़्यादा माउंटबेटन को यहाँ लाने में, तो वो नहीं मानेंगे, इसलिए इस चीज़ को छुपा लिया गया था। बाद में खैर हमें फ्रीडम एट मिडनाइट और दूसरे लोगों ने फिर हमें किताबों में लिख के बताया कि ये कृष्णा मेनन ही थे जो लेके आए थे माउंटबेटन को। तो ताल्लुकात जवाहरलाल नेहरू के बहुत, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को वो बहुत लिबरल, बहुत सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल और बहुत ज़्यादा एनलाइटेड आदमी समझते थे। अच्छा, इतने अच्छे ताल्लुकात के बावजूद जवाहरलाल नेहरू को बार बार जेल क्यों जाना पड़ा? जेल जाने के लिए तो उनको प्रोटेस्ट और मैंने अर्ज़ किया ना, आप इस बात को समझें कि जवाहरलाल जी थोड़े से अपने वक्त से आगे थे। वो शुरू से ही इंडिपेंडेंस के हामी थे, वो इंडिपेंडेंस ही चाह रहे थे। वो सेल्फ रूल और डोमिनियन स्टेटस और रिप्रेजेंटेशन, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे। मतलब वो ये भी नहीं कह रहे थे कि मुसलमान अलहदा, हिंदू अलहदा, सिख अलहदा, सेपरेट इलेक्टोरेट और ये इनको इस तरह से ट्रीट किया। वो कह रहे हैं सब हिंदुस्तान है, हिंदुस्तानी है, अंग्रेज़ हम पे काबिज़ है, अंग्रेज़ को जाना होगा और हमें इंडिपेंडेंस हासिल करनी है, शुरू से उनका। तो उस सिलसिले में जब वो जब भी गए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, तो ज़ाहिर पकड़े भी गए हैं और काफ़ी लंबे अरसे के लिए जेल में रहे। काफ़ी लंबा। उन्होंने किताबें लिखी हैं जेल में बैठ के, उन्होंने तारीख़ के ऊपर, दुनिया की तारीख़ के ऊपर किताबें लिखी हैं, जो इंदिरा गांधी के नाम किताबें लिखी हैं, जेल के अंदर लिखी हैं वो बैठ के। और उन किताबों से बल्कि अंदाज़ा होता है कि वो माइथोलॉजी पे, लिटरेचर पे, आर्ट्स पे और दुनिया भर की पॉलिटिक्स पर, फ़िलासफ़ी पे कितनी गिरफ्त रखते थे। वो कोई आम आदमी नहीं थे। आम तौर पे कोई लीडर्स इतने ज़्यादा वेल रेड नहीं होते थे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के, जैसे जवाहरलाल थे। इंडिया के पहले वज़ीर आज़म पंडित नेहरू ही क्यों बने? पहले तो मैं ये बता दूंगा, आपके सवाल में एक छुपा हुआ एक तंज भी है। पंडित नेहरू पे एतराज़ ये होते हैं कि एक तो वो लॉर्ड माउंटबेटन के दोस्त थे, अंग्रेज़ों के बहुत ज़्यादा करीब थे। दूसरा एतराज़ ये है कि उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को आगे नहीं आने दिया, उन्होंने गांधी जी को इन्फ्लुएंस किया। ये 2-3 बड़े एतराज़ हैं। हालांकि प्रोविंसेस ने वल्लभ भाई पटेल के हक़ में वोट दिया था, जवाहरलाल जी के हक़ में नहीं दिया था वज़ीर आज़म बनने के लिए, लेकिन उसके बावजूद वल्लभ भाई पटेल नहीं बने, जवाहरलाल नेहरू बन गए। कैसे? इसका बहुत सादा और आसान जवाब तो ये है, जब आप वज़ीर आज़म बनते हैं, या ख़ास तौर पे उस ज़माने में, आपकी नज़र ख़ारजा उमूर पे जितनी गहरी होगी उतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव आप होंगे। वल्लभ भाई पटेल बहुत अच्छे मुंतज़िम थे, उन्होंने कांग्रेस को बहुत अच्छे तरीके से उसका इंतज़ाम चलाया। उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स थी, उनके साथ बहुत अच्छा डील किया। अब अगर हम हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव में सोचें तो, पाकिस्तान के नहीं, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में तो यही है कि उन्होंने फ़ौजें इधर उधर घुसा के हैदराबाद और ये जूनागढ़ वगैरह पे कब्ज़ा किया, तो हम यही समझते हैं। लेकिन भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से वल्लभ भाई पटेल प्रिंसली स्टेट्स को डील करने में ज़्यादा अच्छे मुंतज़िम थे, लेकिन उनकी नज़र ख़ारजा उमूर पे इतनी गहरी नहीं थी जितनी जवाहरलाल नेहरू जी की थी। फिर एक और बात, हिंदुस्तान के अंदर बहुत से मज़हब के लोग थे। आप ये बताएं कि वो तमाम मज़हब के लोग क्या अबुल कलाम आज़ाद पे, जो कि पहले इलेक्टेड थे, या वल्लभ भाई पटेल पे अग्री करते, या उन्हें सिक्योरिटी का, तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता वल्लभ भाई पटेल के आने से? नहीं होता, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स के साथ जो कुछ हुआ, या जैसे
आयरन हैंड से वो डील करने के आदी थे वल्लभ भाई पटेल। जवाहरलाल नेहरू ऐसे नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू बहुत से मामलात में जब वो अपनी फ़ौजें भेज भी रहे थे मुख्तलिफ इलाकों में, तो जवाहरलाल नेहरू इस चीज़ पे एग्री भी नहीं कर रहे थे। ये भी था। ये मानना पड़ेगा कि हिंदुस्तान के अंदर कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इस पे यकीन रखते थे जवाहरलाल नेहरू, और लोग भी नेहरू जी पे यकीन रखते थे। अच्छा, तो फिर ये जो बातें होती हैं कि नेहरू ने कहा कि अगर वल्लभ भाई पटेल बनेंगे वज़ीर आज़म या कांग्रेस के सदर तो वो कोई सेकंड पोजीशन नहीं लेंगे, इसमें कोई सच्चाई है? हाँ, सही है, ये भी तो सही है। सेल्फिश नहीं थे? देखिए, अगर तो आप भारत को, अब हम भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर आप भारत को एक नेशन के तौर पे देखते हैं तो फिर तो वो सेल्फिश नहीं थे, क्योंकि उन्हें बहुत से फ्रंट्स पे लड़ना था और वो अपनी काबिलियत से बहुत अच्छे से आगाह थे। बल्कि उन्होंने एक मजमून भी लिखा था जो उन्होंने अपने नाम से नहीं लिखा, किसी और के नाम से लिखा था, यानी खुफिया नाम से लिखा था। और उस खुफिया लिखने वाले ने, जो कि ख़ुद जवाहरलाल नेहरू ही थे, उन्होंने लिखा कि मैं डरता हूँ कि कहीं जवाहरलाल नेहरू ऑटोक्रेट ना बन जाए। जितनी पॉपुलैरिटी उसे हासिल है, यानी हर मज़हब का शख्स हिंदुस्तान के अंदर उस पर ट्रस्ट करता है और तमाम मज़हब वाले उसे अपना लीडर मानते हैं, कहीं मुझे डर है कि ऐसा ना हो कि वो कोई ऑटोक्रेट बन जाए। क्या ऐसा सच में था या सिर्फ और सिर्फ पंडित नेहरू को लगता था कि लोग उन्हें मानते हैं? नहीं, ऐसा सच में था। हिंदुस्तान भर में, हाँ, शुमाल मगरबी सरहदी सूबे जो यहाँ थे हमारे, यहाँ अगर कम पॉपुलैरिटी होगी तो उनकी कम थी पॉपुलैरिटी, लेकिन बाकी हिंदुस्तान के अंदर उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी। इसीलिए हम देखते हैं, और फिर वो उनकी मसलहत भी थी। जैसे हम देखते हैं कि कश्मीर के अंदर, कश्मीर में जो डोगरा राजा था वो तो किसी करवट बैठता ही नहीं था। उससे तो जो मिलने जाता था किसी से, वो मिलने से इनकार कर दिया करता था। आज एक बात कहता है, कल फिर जाता। वो जो 73 डेज़ थे जिसमें कि वो एक इंडिपेंडेंट, सो कॉल्ड एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर रहा कश्मीर, उसमें राजा तो अजीबोगरीब कहानियाँ सुनाया करता था। और जवाहरलाल पंडित नेहरू को ये पता था कि मैंने शेख अब्दुल्ला को अपने साथ मिला के लोगों को इन्फ्लुएंस करना है। इन्फ्लुएंस से मुराद यानी उन्हें अपना गर्विदा बनाना है, यानी कन्विंस करना है कि वो इंडिया के साथ शामिल हों। तो शेख अब्दुल्ला के लिए 5 घंटे वो बॉर्डर पे खड़े रहे थे। वो मिलने नहीं चाह रहा था राजा, और उसने अंदर रखा हुआ था शेख अब्दुल्ला को, इम्प्रिजन किया हुआ था। मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि शेख अब्दुल्ला को साथ मिलाना, और ये लोग एतराज़ करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी सिक्योरिटी काउंसिल में क्यों गए। भाई, वो अगर सिक्योरिटी काउंसिल में ना जाते, पहली बात तो ये है, कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग है, था, हम ये समझते हैं। और जो उसूल थे प्रिंसली स्टेट्स के शामिल होने के, उन तमाम उसूलों के मुताबिक कश्मीर ने पाकिस्तानी का हिस्सा बनना था। अब अगर आपने वहाँ फ़ौज घुसा दी कश्मीर के अंदर, और फिर एतराज़ ये कि जी वो छोड़ के सिक्योरिटी काउंसिल के पास क्यों चले गए, तो वो एक रिस्पॉन्सिबल प्राइम मिनिस्टर थे, इसलिए गए सिक्योरिटी काउंसिल के पास। वो ज़िम्मेदार आदमी थे, वो डिप्लोमेसी की सारी प्रोस एंड कॉन्स को समझते थे। वो उन्होंने सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर नहीं रहना था, उन्होंने आलमी बरादरी को भी देखना था कि वहाँ से क्या आवाज़ें उठती हैं। फिर लॉर्ड माउंटबेटन ने भी ये कहा उनको कि आप सिक्योरिटी काउंसिल से रुजू करें। वो सिक्योरिटी काउंसिल में इसलिए गए, और उन्होंने कश्मीर के मसले को भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो उन्होंने इंटरनेशनलाइज कर दिया कश्मीर के इशू को। गांधी जी ने वैसे पंडित नेहरू को क्यों अपना सक्सेसर बनाया? इस सवाल का जवाब ये दिया जा सकता है बड़े अच्छे तरीके से समझने के लिए कि इस वक्त इंडिया के अंदर वल्लभ भाई पटेल के नज़रियात की हामी जमात कौन सी है? बीजेपी। और इन्हीं बुनियादों पर अगर देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू जी एक तो बैनुल मज़हब हम आहंगी के हामी थे, फिर वो ह्यूमेन थे, क्लास डिफरेंस को कम करना चाहते थे। मतलब वो एक जो नीचे वाली डाउन ट्रॉडन क्लास थी उसके लिए कुछ काम करना चाहते थे, जो ऐसे हमने फार्मिंग की बात भी की या और भी जो पॉलिसीज़ थी उनकी, वो चाहते थे। फिर वो क्लीन थे बहुत ज़्यादा। तो गांधी जी के तसव्वुरात भी सारे के सारे यही थे कि वो आम लोगों के साथ जुड़े हुए थे, आम लोगों की बहबूद को देखते थे, बैनुल मज़हब हम आहंगी को देखते थे। आपको याद होगा कि गांधी जी कुरान की भी तिलावत किया करते थे। अच्छा। और आश्रम में जब उन्हें
कत्ल भी किया गया, उससे पहले जो भड़के हुए हिंदुत्व के लोग थे, उस ज़माने के जो रेडिकल हिंदूज़ थे, उन्होंने गांधी जी को रोक दिया था कुरान की तिलावत करने से। मतलब चार्ज थे बहुत ज़्यादा लोग, जब ये सब कुछ हो रहा था, किश्तो खून हो रहा था, जब लड़ाई बड़ाई हो रही थी, तो गांधी जी को रोक दिया गया था कुरान की तिलावत करने से, वरना वो कुरान की तिलावत भी किया करते थे। तो ये जो वननेस की एक फीलिंग थी, इंसानी हमदर्दी की फीलिंग, लोगों के साथ जुड़त की फीलिंग, लोगों के दुख में शरीक होने की जो रवैया था, फिर क्लास सिस्टम को बदलने का, कि डाउन ट्रॉडन क्लास को आगे ले जाने का, फिर लिबरल होने का, ये चीज़ें थी जो नेहरू गांधी जी के बहुत करीब थे, जिनकी वजह से और उनमें आई भी थी, इसलिए वो सक्सेसर कहलाए जा सकते हैं कि वो सारी वही बातें थी। हालांकि मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, मेरी क्या बिसात है, लेकिन मैं ये समझता हूँ, और लोग बहुत से नाराज़ भी होंगे बात सुन के, क्योंकि गांधी जी एक स्पिरिचुअल लीडर ज़्यादा हैं, इसलिए वो उन्हें बहुत ज़्यादा मानते हैं, लेकिन एनलाइटेंड और लिबरल, प्रोग्रेसिव, फॉरवर्ड थिंकिंग रखने वाले इनफैक्ट जवाहरलाल नेहरू थे। वैसे पंडित नेहरू पे ये इल्ज़ाम क्यों लगता है कि वो वुमेनाइज़र थे? अच्छा, ये इल्ज़ाम लगाने वाले, सच है या इल्ज़ाम है? वुमेनाइज़र कहना ज़रा सख्त लफ्ज़ है। आशिक मिजाज थे, रोमांटिक थे, और बहुत आराम से, बहुत अच्छे तरीके से अलोअर कर लिया करते थे ख़ातीन को। वैसे ये इश्क किस किस से किया? बहुत से इश्क उनके हुए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मशहूर इश्क है वो तो एडविना माउंटबेटन से ही है। अच्छा, वो इश्क था, प्रॉपर इश्क? वो इश्क ही था, वो मोहब्बत ही का ताल्लुक़ था दोनों के दरमियान, हम आहंगी कह लें। अच्छा, उनकी उम्र ऐसी थी कि जिसको एक बहुत टूटा हुआ इश्क नहीं कहा जा सकता। और वन साइडेड था या म्यूचुअल था, दोनों तरफ से? बिल्कुल म्यूचुअल था। एडविना के अंदर जवाहरलाल जी के लिए इंटेंसिटी भी थी, और वो ड्यूरेबल भी ज़्यादा था। लेकिन जो पंडित जी थे, पंडित जी मैच्योर ज़्यादा थे, और पंडित जी की एक आदत थी कि पंडित जी किसी भी चीज़ को अपने सर पे बहुत ज़्यादा सवार नहीं करते थे। माँ सिवाय हम देखते हैं कि जब ये कत्लो गारत हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने बार बार जो माउंटबेटन से भी कहा कि किसी भी तरीके से इसको रुकना है, इसको रोकना है। इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए थे। अदरवाइज़ वो किसी भी चीज़ को अपने सर पे सवार नहीं करते थे, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लिया करते थे। मोहब्बत उन्हें थी, इसीलिए जब बहुत ज़्यादा नामसाइद हालात भी थे, बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात भी थे हिंदुस्तान के, तो वो अपना इश्क फरमा रहे होते थे एडविना के साथ। इसीलिए जब वो इंग्लैंड गए भी तो मुलाकात हुई, माउंटबेटन भी थे, एडविना भी थी, जवाहरलाल नेहरू जी भी थे। तो माउंटबेटन ने बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा ये किया कि जो स्टैनले वॉलपर लिखते हैं कि दोनों आशिकों को छोड़ के वो चुप करके चला गया। उन्होंने कहा तुसी अपना रांझा राजी कर लो। तो कभी वैसे इकरार किया था किसी के सामने, ये छुपा हुआ इश्क था? नहीं, इश्क तो बिल्कुल छुपा हुआ नहीं था। एडविना ने तो बरमला इजहार किया था इसका, अपने उस जज्बात का मुकम्मल इजहार करती थी वो, और पंडित जी भी कुछ ऐसा नहीं छुपाते थे। लेकिन क्योंकि पंडित जी की जो उस ज़माने में जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो पोजीशन थी, प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले खैर दोस्ती ताल्लुक़ तो पहले से था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी उनकी मुलाकातें जारी रही। वो यहाँ मिलने के लिए भी आया करती थी, 4-5 दिन रह के जाया करती थी। अच्छा, एडविना को भी आप कोई आम औरत ना समझे, एडविना बहुत ब्रेव और बहुत बोल्ड औरत थी। वो रफ़ाही काम भी बहुत ज़्यादा करती थी, और अपनी मर्ज़ी की मालिक थी बहुत ज़्यादा। जवाहरलाल नेहरू जी के करीब आने की वजह भी वो मिसिंग एलिमेंट्स थे जो माउंटबेटन में नहीं थे। माउंटबेटन एक सीधा साधा फ़ौजी आदमी था, एक नेवल ऑफिसर था, उसके अपने प्राइड थे, उसके अपने, और एक और बात ये भी है कि माउंटबेटन भी एक्चुअली तो मोहब्बत किसी और से करता था। वो तो कॉमरेड लेनिन ने जब ज़ारशाही रूस के ख़ानदान को गोलियां मरवाईं, तो वो लड़की जिससे ये मोहब्बत करता था माउंटबेटन, उसमें कत्ल हो गई थी, मारी गई थी वो। लेकिन बहरहाल एडविना एक सॉफ्टर, पोलाइट और लिटरेरी पोएटिक साइड थी जवाहरलाल नेहरू जी की, उससे मुतासिर थी बहुत ज़्यादा। वो मिसिंग था माउंटबेटन के अंदर। तो ये जो हम आहंगी थी ना, जहनी हम आहंगी, इसकी बहुत बड़ी वजह एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना था। जवाहरलाल नेहरू उसे कॉम्प्लीमेंट करते थे। फिर जवाहरलाल नेहरू एक बड़े बड़े शाइस्ता आदमी थे, वो कभी सख्त बात कहते नहीं थे, उन्हें गुफ्तगू का फ़न आता था। मैंने आपको अर्ज़ किया ना कि जब उनकी किताबें पढ़े तो उनके मज़ामीन पढ़े तो आपको पता चलता है कि उन्हें माइथोलॉजी पे कितनी गिरफ्त हासिल थी, और यूनानी माइथोलॉजी पे, नॉट टू स्पीक ऑफ पोइट्री एंड लिटरेचर है। तो ये किसी
पढ़ी लिखी खातून के लिए, एडविना जैसी खातून के लिए तो बहुत बहुत लीथल था ये कॉम्बिनेशन कि एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी है, एक पॉलिटिकल थिंकर भी है, एक फ़िलोसोफर भी है, एक पोइट भी है, एक आर्ट को अप्रिशिएट करने वाला भी है और ख़ूबसूरत भी है। पंडित जी काजी मोहम्मद अली जिन्ना से छोटे थे उम्र में, 8-9 साल छोटे थे और सेहत के एतबार से बहुत अच्छे थे। वो तो ये कहते हैं कि चाइना का जो एग्रेशन था 1962 का, उसकी वजह से बेचारे चल बसे, अदरवाइज़ वो सेहत के एतबार से तो बड़े फिट थे। वैसे एडवीना और पंडित नेहरू का आपस में कोई फिजिकल रिलेशन था? ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बहरहाल स्टैनले वेलपर्ट ने ये लिखा है कि एडविना का एक फार्म हाउस हुआ करता था इंग्लैंड में, तो पंडित जी उस फार्म हाउस में मिला करते थे एडविना से और सेक्लूजन में मिला करते। जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया वो है सेक्लूजन में मिला करते थे। सेक्लूजन को आप यूँ समझ लीजिए कि खुशगवार तन्हाई थी, खलवत थी, जिसमें वो दोनों मिलते थे। अब लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं। हाँ, अलबत्ता एक बार दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद, इन तीनों को मौका मिला था पंडित जी से मिलने का। तो देवानंद ने ये सवाल पूछा था कि जी आपके तो बड़े मुआशके और बड़े किस्से हैं, एडविना के साथ ही बहुत सी कहानियाँ सुनते हैं हम, तो क्या वो सब सच्ची हैं? तो पंडित जी बड़ी झुकाई दे गए थे। उन्होंने कहा कि अच्छा, मैं भी बड़ी दिलचस्पी लेता हूँ ऐसे किस्से सुनने में, स्टोरी सुनने में। तो उन्होंने कोई वाज़ेह बात नहीं की थी। वैसे पंडित जी की एक आदत थी कि वो बहुत वाज़ेह बात किया भी नहीं करते। जैसे जब वो गिरने लगे थे, पानी के अंदर डूबने लगे थे, उस वक्त जो दोस्त उनके साथ था, कहते हैं जिसके बारे में वो कहते हैं कि एक बेनेवलेंट हैंड ने मुझे बचा लिया, मुझे अपने साथ लगा लिया, वो उस दोस्त का भी नाम कभी नहीं लेते। अच्छा। इस तरह वो उनके जो कुछ ख़ास दोस्त हुआ करते थे उनका नाम नहीं लेते थे, थर्ड पर्सन में उनकी बात कर दिया करते थे। तो वो थोड़ा प्राइवेट थे। एडविना के साथ उनके जो अगर फिज़िकल रिलेशन थे या नहीं थे, इसके बारे में हमारे पास कोई वाज़ेह दलाइल नहीं है। हाँ, मिला ज़रूर करते थे और एडविना तो उसका खुल्लम खुल्ला इजहार किया करती थी। अच्छा, वैसे इस मोहब्बत का खात्मा कैसे हुआ? फाइनली जब वो यहाँ एक बार मिलने के लिए आई तो पंडित जी को जाना था कलकत्ता, तो वो जो 4-5 दिन गुजारे उसमें पंडित जी बहुत ज़्यादा टाइम दे नहीं सके थे एडविना को। तो ये नहीं कि नाराज़ हो गए एडविना वापस चली गई, बस वो आती ही 4-5 दिन के लिए, तो फिर वो वापस चली गई थी। और जब वो जा रहे थे यहाँ से, इनफैक्ट तो वही जुदाई थी ना, जब हिंदुस्तान से जा रहे थे अंग्रेज़ तो एडविना भी जा रही थी, उन्हें जाना ही था। इनफैक्ट माउंट बैटन पहले चले गए थे, एडविना कुछ अर्सा यहाँ रह के गई थी। तो वो जो रही थी वो पंडित जी के साथ ही ज़्यादा रही थी। तो जब जा रही थी तो उसमें जो खतूत का तबादला हुआ, उसमें एडविना ने ये लिखा हुआ है कि उसके लिए बड़े एक्सक्रूशिएटिंगली पेनफुल होंगे ये दिन, जब याद आएंगे और जब वो चली जाएगी। ये उसने इस तरह की बातें लिखी। पंडित जी ने भी रेसिप्रोकेट किया, उन्होंने जवाब में ऐसे लिखा कि मेरे लिए बड़ा डल है, ड्राइवर। अच्छा, पंडित जी जब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते थे हिंदुस्तान की कंडीशन से, ख़ास तौर पर ये लड़ाई मार कुटाई और दंगे फसाद देखने के बाद, तो वो एक स्टेज पे उन्होंने लिखा, उसको मेरा जी चाहता है कि मैं एडविना के पास चला जाऊँ, एडविना के साथ रहूँ, बाकी ज़िंदगी में एडविना के साथ गुजारूँ। रोमांटिसिज्म की तो ये हालत थी जवाहरलाल नेहरू जी की कि वो जब सूट पहना करते थे, फिर तो सूट पहने छोड़ दिए थे ना, जब सूट पहना करते तो एक गुलाब का फूल अपने कोट के कॉलर में टांका करते थे और उसकी खुशबू से वारफ्ता रहते थे हमा वक्त। मेरा ख्याल है कि उनके जहन में ये होगा कहीं भी वो फूल उतार के किसी के बालों में टांका जा सकता है। तो फिर क्या कभी एडविना के बालों में टांके? एडविना को मेरा ख्याल है कि वो फूल से ज़्यादा खूबसूरत समझते थे, खूबसूरत रूह समझते थे फूल से ज़्यादा। पंडित जी इश्क को अपने सर पे बहुत ज़्यादा सवार नहीं करते थे। अच्छा। जैसे कि किसी भी और चीज़ को नहीं करते तो इश्क को भी नहीं करते थे। उनमें ये एक ख़ास एक काबिलियत थी कि वो बड़ी जल्दी निकल आया करते थे इमोशनल डिस्ट्रेस से। अच्छा, ये वाला जो इश्क था, इससे पहले कौन निकला था, पंडित नेहरू या एडविना? नहीं, पंडित जी तो बहुत जल्दी निकल गए थे। एडविना तो बहुत लंबे अरसे तक रही ना इस इश्क में, उनके तो खतूत भी आते रहे, वो अपने माफ़ी ज़मीर का, अपने जज्बात का इजहार भी करती रहीं। पंडित जी भी करते थे, लेकिन पंडित जी डिटैच होके किया करते थे। और लेकिन आप इसमें ये देखिए कि पंडित जी एडविना के जाने के फ़ौरन बाद एक और अंग्रेज़ खातून उनके इश्क में मुब्तला हो गए थे। वो कौन? लुइस, वो यहाँ थी, उनका नाम हर्बर्ट लुइस, कोई ऐसा ही नाम था उनका। वो अच्छा, हालांकि वो डिप्रेस थी, उसके बच्चा फौत हो गया था। वो उस डिप्रेशन को दूर करने के लिए पंडित जी के पास मिलना चाहती थी, आना चाहती थी। पंडित जी ने उसे ये कहा कि एक्चुअली आ तो तुम जाओ,
लेकिन मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं तुम्हें दे सकूँ क्योंकि मैं तो फंसा बहुत हूँ यहाँ। तो लेकिन पंडित जी ने फौरी तौर पे अपना दिल कहीं ना कहीं लगा लिया था। ये कुछ देखें, ये जो बड़े लोग होते हैं ना, ये इस तरह के जो बड़े इंटेलेक्चुअल भी और बड़े मसरूफ़ लोग, इन्होंने इश्क और मोहब्बत को भी एक साइड पे अपने आप को ज़रा जैसे एक नशे के तौर पे रखा होता है, तो वो नशा पूरा करना होता है। मैं ये समझता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू जी नशा ही पूरा कर रहे होते सन बस। तो वो जो लुइस थी उसके साथ वो फौरी तौर पे इन्वॉल्व हो गए थे, कुछ अर्सा फिर चलता रहा वो रिलेशन भी उनका। एडवीना का और जो पंडित नेहरू का इश्क था, उसके ऊपर जो उनकी बेटी है इंदिरा गांधी, वो क्या कहती थी? इंदिरा को 2 ख़वातीन से सख्त चिढ़ थी। कौन कौन? एक तो विजय लक्ष्मी पंडित जो कि बहन थी पंडित जी की, और एक एडवीना माउंटबेटन। अच्छा, वजह क्या थी? वजह ये थी कि देखिए, इंदिरा एक ही बेटी थी, कमाला और पंडित जी की। फिर कमाला बहुत जल्दी फौत भी हो गई थी, ट्यूबरक्लोसिस था उन्हें। पंडित जी ने पाला इंदिरा को बड़ी ही मोहब्बत मिली, बल्कि उनकी जो किताब है एक वर्ल्ड हिस्ट्री पे, वो इंदिरा ही के नाम खतूत हैं बेसिकली, जो जेल से उन्होंने लिखे हुए हैं। और इंदिरा मोहब्बत भी बहुत करती थी ज़ाहिर अपने बाप से। तो इंदिरा अकेली बेटी होने की वजह से शायद हमारे यहाँ ये होता है, हमारे माशरों में, हिंदुस्तानी माशरों में, पाकिस्तानी माशरों में, बरसगीर के माशरे में, कि एक बेटी अगर हो तो वो ज़्यादा हक जताती है। तो इसलिए पंडित जी की जो मोहब्बत थी वो मेरा ख्याल है बढ़ता हुआ देख नहीं सकती थी, ना वो अपनी उनकी बहन के लिए, ना एडवीना के लिए। तो उन्होंने एडवीना और नेहरू जी का जब भी जिक्र किया है तो एक तंज के साथ ही किया है। कैसे? मसलन ये कि पापू कहती थी ना उन्हें, कि पापू तो एडवीना के साथ मसरूफ़ थे, या पापू तो उसकी जुल्फ़ों के असीर हुए थे, पापू तो उनके साथ उलझे हुए थे, लेकिन इधर ये चल रहा था। बात करने का अंदाज़ ऐसे ही था उनका, इंदिरा का। अच्छा, वैसे इंदिरा गांधी का अपने बाप पंडित नेहरू से ताल्लुक़ कैसा था? ताल्लुक़ बहुत ही खूबसूरत था। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि एक ही बेटी थी, बहुत अटैच थी उनके साथ, ग्रूमिंग सारी उन्होंने की। लेकिन समहाउ जब शादी का वक्त आया तो इंदिरा ने अपनी बात मनवाई। अच्छा, लव मैरिज थी? लव मैरिज थी। फ़िरोज़ जो थे, फ़िरोज़ गांधी का नाम एक्चुअली गांधी तो था नहीं, वो गांधी नाम था उनका, लेकिन उन्होंने गांधी रख लिया, वो ज़रा सॉलिडेरिटी के लिए गांधी जी के साथ, तो गांधी नाम रख लिया। इंदिरा गांधी जब उन्हें मिली तो वो कांग्रेस में ही थे, कांग्रेस के बड़े वलवला अंगेज़ तकरीरें करने वाले आदमी थे और बहुत करीब आ गए एक दूसरे के। लेकिन वही जो रिवायती एक मोहब्बत का ताल्लुक़ होता है, यानी एक गरीब मुंडा, एक अमीर कुड़ी, नाजो नाम में पली हुई, ऐशो इशरत में, और पैसा और मुंह में सोने का चम्मच। अक्सर लोग नहीं जानते, लेकिन फ़िरोज़ गांधी जो थे वो पारसी थे, ज़रतुश्त मज़हब के मानने वाले थे, और पंडित जी को कहीं ना कहीं खटकते थे। क्यों? वो मत्थों ने एक बंदा पैड़ा लग रहा होंगे, वो टाइप थे, वरना कोई वजह नहीं थी। हालांकि वो तो शादी के बाद जब इनकी कैबिनेट बन गई, जब ये वज़ीर आज़म बन गए, उसके बाद वो जो स्कैंडल हुआ करते थे इनके मिनिस्टरों के, वो उछाला करते थे, वो तो बहुत बाद की बात है। लेकिन वो भी पंडित नेहरू मेरा ख्याल है ठीक ही उनसे मुतनफ़र थे, क्योंकि वो शुरू से उन्हें पसंद नहीं करते थे। उन्होंने कोशिश की इंदिरा को मनाने की कि शादी ना करे, लेकिन ढके छुपे लफ्ज़ों में, ढके छुपे तरीके से। और जब उन्होंने देखा किसी तौर ये मान नहीं रही, तो फिर उन्होंने पब्लिकली ये बयान जारी कर दिया था कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि इंदिरा ने फ़ैसला किया है शादी करने का, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, उसका अपना फ़ैसला है, उसने किया। तो फिर खैर शादी हो गई इनकी, लेकिन वो शादी बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक चली नहीं। उसकी एक वजह ये थी कि फ़िरोज़ गांधी की उम्र भी कम थी, 48 ईयर्स ओल्ड थे जब फौत हो गए। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी बात ये थी कि फ़िरोज़ गांधी के ताल्लुकात जवाहरलाल नेहरू जी से कभी भी अच्छे रहे नहीं। और इंदिरा गांधी क्या एडजस्ट कर सकी थी फ़िरोज़ गांधी के साथ उनकी लाइफ में? 2 बच्चे पैदा हुए, वो उनके जो खतूत से पता चलता है कि वो फ़िरोज़ के बारे में, बच्चों के बारे में बहुत अटैच थे बच्चे पंडित नेहरू जी के साथ। ये लोग बाहर भी आते जाते थे, मिलते जुलते भी थे। लेकिन कहा जाता है कि फ़िरोज़ के साथ कभी भी नेहरू कंफर्टेबल नहीं थे। और फिर एक स्टेज ये आ गई कि जो बहुत ज़्यादा तनकीद करना शुरू कर दी उन्होंने, बहुत ज़्यादा इनके दौर में स्कैंडल्स वगैरह उठाने शुरू कर दिए, बड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट की। एक और चीज़ भी थी कि फ़िरोज़ के ऊपर ख़ुद भी करप्शन के इल्ज़ामात थे। अच्छा। जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चल नहीं सके लोग, एक दूसरे अलहदगी हो गई थी। वैसे पंडित नेहरू एक अच्छे लीडर थे या एक अच्छे वज़ीर आज़म? मेरा ख़्याल है कि उन्होंने दोनों पोजीशंस के साथ इंसाफ किया था। जब वो सिर्फ लीडर थे, उन्होंने मारे भी खाई,
जेलों में भी गए, उन्होंने एक ग्रैंड नैरेटिव भी दिया, उन्होंने लोगों के सियासी शऊर को भी बुलंद किया, उन्होंने मैसेस को मोबिलाइज भी किया, उन्होंने ज़्यादा दूर तक सोचा, उन्होंने यूनिटी का सोचा, उन्होंने आम आदमी का सोचा, उन्होंने आज़ाद हिंदुस्तान का सोचा इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ड, और उसके लिए कोशा रहे। एक लीडर यही करता है ना, वो आपको रास्ता दिखाता है, विजन दिखाता है और आपको ये दिखाता है कि ये चीज़ अचीवेबल है। ये नेहरू ने गांधी जी से ज़्यादा बेहतर तौर पे किया। गांधी जी का जो रास्ता था वो टू एंड फ्रो मोशन थी, वो कभी वो अगर एक तरफ बड़े हैं तो फिर वो पीछे भी हट गए हैं। नेहरू ऐसे नहीं थे, वो अनकॉम्प्रोमाइजिंग थे अपने प्रिंसिपल्स में, ये बात भी थी बिल्कुल। उसका फ़ायदा हुआ इंडिया को? बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। जैसे हमने डिस्कस किया था कि बंगाल को एक डोमिनियन बनाने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्त क्रिटिसाइज़ किया था लॉर्ड माउंटबेटन को, और इसी तरह सेल्फ रूल या सेपरेट इलेक्टोरेट या जो छोटे छोटे से माइलेज हासिल करने की कोशिश कर रहे होते थे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, जवाहरलाल नेहरू जी उसको नहीं मानते थे, वो इंडिपेंडेंस के हक़ में थे कि इंडिपेंडेंस ही चाहिए। कुछ गलतियाँ भी हुई, ज़ाहिर है वो गलतियाँ हुई तो तकसीम भी हुई, वरना शायद तकसीम ना होती। जहाँ हमें गांधी जी ज़्यादा पॉलिटिकली सगेशियस नज़र आते हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो कह रहे थे जिन्ना साहब को आप वज़ीर आज़म बना देने में कोई हर्ज नहीं था, मुस्लिम लीग को साथ लेके चलने में कोई हर्ज नहीं था, तो कुछ गलतियाँ हुई, कैबिनेट मिशन को मान लेने में कोई हर्ज नहीं था। बाद में वो ख़ुद मानते हैं कि मुझसे गलती होगी कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया कि हम बाद में देखेंगे इस स्टेटस को, जो कैबिनेट मिशन प्लान का जो स्टेटस है, जिसकी वजह से जिन्ना साहब बरगश्ता हो गए, उन्होंने डायरेक्ट एक्शन की कॉल दे दी। तो ये गलतियाँ थी जवाहरलाल नेहरू जी की, लेकिन ओवरऑल वो एक अच्छे लीडर थे। एज ए प्राइम मिनिस्टर हम देखते हैं कि इंडिया को बहुत जल्द उन्होंने फ्यूडलिज्म से निकाल दिया, उन्होंने इंडस्ट्रियलिज्म की तरफ माइल कर दिया, उन्होंने बहुत से ऐसे इदारे बना दिए जो बहुत तेज़ी से उनके शऊर को, हुनर को और हायर एजुकेशन को ऊपर लेके चले गए इंडिया की। वो देर पा काम थे जो कर रहे थे, वो सिर्फ रिटॉरिक्स नहीं थी जो कि हमें बाद में आने वाले लोगों में नज़र आती हैं। जो आजकल जो लोग उन पर तनकीद करते हैं वो रिटॉरिक का सहारा ले रहे होते हैं। अच्छा, वैसे उनके पाकिस्तान से कैसे ताल्लुक़ थे? बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। पाकिस्तान वो आए थे, इंदिरा गांधी के साथ आए थे, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पे भी गए थे, लियाकत अली ख़ान के साथ बहुत अच्छी मुलाकात भी हुई थी 3-4 घंटे की उनकी। और क्योंकि हम देखते हैं कि पंडित जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड थे और यहाँ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे उनका, और बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहते थे वो। तो जब उन्हें ये एहसास हुआ कि पाकिस्तान ने सीटों और सेंटर ज्वाइन कर लिए, फिर उन्हें चाइना की तरफ जाना पड़ा, अदरवाइज़ वो पाकिस्तान के साथ पहले कर रहे थे सारे ताल्लुकात। अच्छा, उनके चाइना के साथ जो ताल्लुकात बने, जिस पर नारा भी लगा हिंदी चीनी भाई भाई, उस पर भी बहुत तनकीद होती है। चाइना के साथ उनका एक नेचुरल आइडियोलॉजिकल बॉन्ड बनता था जो अब लोग समझने से कासिर हैं। चाइना में सोशलिज्म आ चुका था, पंडित जी सोशलिज्म की तरफ जा रहे थे। माओ ज़ेडुंग की पॉलिसीज़ या चू एन लाई की पॉलिसीज़ वो उनको ठीक समझते थे, वो ख़ुद भी वही पॉलिसीज़ अपनाना चाह रहे थे। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा उस आइडियोलॉजिकल वननेस की वजह से था जो कि जवाहरलाल नेहरू महसूस कर रहे थे चाइना के साथ। अब वो चाइना का एक एग्रेशन था कि उन्होंने एक्साई चेन के ऊपर रेड कर दी, अटैक कर दिया और दरअंदाजी की। अदरवाइज़ वो एक पागलपन था, मैं समझता हूँ, और उसे कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो वो नारा बुरा नहीं था, नारा ठीक था। हाँ, ये और बात है कि मैंने अर्ज़ किया ना, उससे पहले वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात चाह रहे थे और अच्छे ताल्लुकात चाह रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने सीटों सेंटर ज्वाइन कर लिया, पाकिस्तान ने रशिया की कंटेनमेंट के लिए अमेरिका के साथ हाथ मिला लिया, तो ज़ाहिर है उनके पास उन्हें भी कहीं ना कहीं जाना था। हालांकि उनकी नॉन अलाइंड जो पॉलिसी थी वो ठीक पॉलिसी थी, वो कोल्ड वॉर में किसी एक पलड़े की तरफ नहीं झुकना चाह रहे थे। हम लोग झुके ना, हमें पराई जंगें लड़नी पड़ी हैं उनके लिए। ऐसी है। हमने 70,000 लोग अपना मरवा लिया, हमने जो डॉलर लिए वो डॉलर तो पता नहीं किधर गए। तो हम क्योंकि शुरू से एक सिक्योरिटी स्टेट रहे हैं, इसलिए हमारे पास इकोनॉमिक कंडीशंस भी अच्छी नहीं थी। गो के ये हम ये देखते हैं कि 50s में हम जर्मनी को कर्ज़ भी दे रहे हैं, हम दूसरे मुल्कों की मदद भी कर रहे हैं। हमारे जो 5 साला मंसूबा है वो बड़ा शानदार मंसूबा था डॉक्टर महबूबुल हक वाला, लेकिन बहरहाल आगे जाके हम उसे संभाल नहीं सके। पंडित नेहरू का जो आखिरी वक्त था वो कैसा था? पंडित नेहरू जी के बारे में कहा जाता है कि एक्चुअली वो वैसे तो बड़े अच्छे फिट आदमी थे और योगा वगैरह भी करते थे, एक्सरसाइज भी करते थे,
वो नज़र भी आता है बहुत ज़्यादा फिट थे जिस्मानी तौर पे। लेकिन चाइना की तरफ से जब ये अटैक हुआ, उसका जो बैकलैश हुआ, वो उस सदमे से संभल नहीं पाए और तबाही मौत चले गए दुनिया से। इंडियन पॉलिटिशियंस का पंडित नेहरू पर तनकीद करना और आज के इंडिया के मसाइल का पंडित नेहरू को जिम्मेदार ठहराना क्या जायज़ है? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।